हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का डिडक्शन वाला टॉपिक कवर करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सेक्शन 6 तक बेसिकली हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कर लिया, नेचर, पर्पस, ऑब्जेक्टिव सब कुछ। और उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू कर। देखो, लास्ट क्लास में हमने इतना समझ लिया था कि एम्प्लॉयर्स बड़े ही बेगैरत होते थे। एम्प्लॉयज़ की बिना मतलब तनख्वाह काट लेते थे, ठीक है, बिना मतलब उनकी डिडक्शंस करते रहते थे। एंड डिडक्शंस टू द अमाउंट ऑफ 200 to 300%। मतलब कि मान लो अगर कोई एम्प्लॉई आया है तो उसको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर उसने छुट्टी कर ली है तो उसके 200 या 300 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। तो डबल या ट्रिपल द अमाउंट डिडक्शंस होता था जितनी उसकी वेजेस है। सो दैट वाज वेरी कस्टमरी इन दोज डेज। तो टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया था। पेमेंट ऑफ वेजेस का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज यही था, टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस कि एम्प्लॉयज़ को उनकी पूरी तनख्वाह मिले, ठीक है। लेकिन तुम खुद सोचो कि एम्प्लॉयज़ भी ऐसे तो नहीं है दूध के धुले बच्चे हैं, ठीक है, गलती तो वो भी करते हैं। तो ये एक्ट क्या कहता है कि ठीक है, अगर एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी है, तुम्हें उसकी डिडक्शन करनी है, उसकी वेज कोई काटनी है, तो हमने उसकी एक लिस्ट दी हुई है कि इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग तुम उसकी वेजेस में डिडक्शन कर सकते हो। अदर देन दैट, आउट ऑफ दिस लिस्ट एनी डिडक्शन वुड बी अनऑथराइज्ड, माननीय नहीं होगी, इलीगल होगी, वो नाजायज़ होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नाउ व्हाट डज डिडक्शन मीन? डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को दिया। सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो वेजेस होगी। यही चेन तुम उल्टी कर दो कि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को दे रहा है वो डिडक्शन है। सिंपल सी डेफिनेशन, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि डिडक्शन में इंक्लूड क्या क्या नहीं होगा। फर्स्ट कि भाई उसका इंक्रीमेंट रोक देना। नाउ व्हाट इज़ इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट होता है जैसे हर कंपनी में जैसे अलग अलग रेट होता है। जैसे कुछ कंपनीज हर साल के बाद 6% या 10% तुम्हें इंक्रीमेंट देगी, तो मतलब वो सैलरी में 10% का रेज मिल जाएगा तुम्हें बेसिकली, ठीक है। तो उसका इंक्रीमेंट रोक देना, उसका इंसेंटिव रोक देना, उसका प्रमोशन रोक देना, ठीक है, उसको डिमोट या उसको सस्पेंड कर देना। नाउ व्हाट इज़ डिमोशन? क्या होता है बेसिकली उसको एक पोजीशन नीचे दे देना। मतलब मान लो वो सीनियर मैनेजर है तो उसको डिमोट करके उसको जूनियर मैनेजर बना दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट डू सच थिंग्स टू द एम्प्लॉय, ठीक है। वो ये एक्शंस ले सकता है एम्प्लॉय के अगेंस्ट, बट ही शुड हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर दैट, वेरी गुड एंड अ वैलिड रीजन फॉर दैट। पर इन सारी चीज़ों को डिडक्शन की डेफिनेशन में क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज द एम्प्लॉयर विल हैव टन्स ऑफ पावर टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉय, ठीक है, कि भाई ज़्यादा मत बोलते हो, डिमोट कर दूंगा या सस्पेंड कर दूंगा सीधा, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन कर्ब करने के लिए एक्ट आया था। तो अगर ये चीज़ें हम डिडक्शंस की डेफिनेशन में डालते तो इस वो पॉइंट नहीं रह जाता, ठीक है। सो सच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिडक्शन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 7(1). ये क्या कहता है कि भाई जो भी वेजेस एम्प्लॉय की उसको बिना डिडक्शंस के मिलेंगी, लेकिन अगर उसने कोई गलती करी है, उसकी कोई डिडक्शन बनती है, तो वो तुम इस एक्ट में जो लिस्ट में मैंशनड है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके अलावा कोई डिडक्शन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है कि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम्स दैट ही माइट हैव अगेंस्ट द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। मतलब कि मान लो जैसे एम्प्लॉयर तुम्हारा है ए, ठीक है, एम्प्लॉय इज बी। So now what happens is B took a loan from A in his personal capacity, not in the capacity of employer-employee relationship. He took out a loan from A in his personal capacity, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि B A को पैसे वापस ही नहीं कर रहा, मतलब एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को पैसे वापस ही नहीं कर रहा। तो क्या कह रही है कि भाई यू कैन ब्रिंग अ सिविल सूट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट तू केस कर सकता है। लेकिन अगर तू ये सोच रहा है, एम्प्लॉयर अगर ये सोच रहा है कि भाई मैं इसको वेजेस देता हूँ, मैं इसके पैसे काट लेता हूँ, नहीं, he cannot touch the wages of B। मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस को टच नहीं कर सकता। नाउ दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जनरल लॉ। लेकिन ये किस लिए? बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब जैसे तुमने आर्टिकल 16 में पढ़ा होगा कि भाई विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। जैसे कोटा सिस्टम है SC/ST के लिए, किस लिए कि भाई देर आर सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए कोटा सिस्टम में आता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को भी ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि ही इज़ लेस एडवांटेजसली प्लेस्ड, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 7(2) जो कि बात करता है ऑथराइज डिडक्शंस की। ये बेसिकली तुम्हें एक लिस्ट देता है कि ये वाले डिडक्शंस हो सकते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करता, एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट आ गया देखो फाइन, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन आ गया, ये बेसिकली एक ट्रेलर की तरह है। नेक्स्ट आ गया एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स, फिर हाउस अकोमोडेशन और अदर एमिनिटीज़ और सर्विसेज दैट द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चों को इसमें कई बार डाउट आता है, तो ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और ऐसे पूरी एक लिस्ट दी हुई है नीचे तक, ये आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 7(3) जो कि बात करता है डिडक्शंस पे एक लिमिट लगाता है वो बेसिकली कितने अमाउंट तक तुम्हारी मैक्सिमम डिडक्शन हो सकती है। तो क्या कह रही है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड है, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसकी मैक्सिमम 75% वेजेस में से डिडक्शंस हो सकता है। नाउ व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली होती हैं कि कुछ लोग इकट्ठे म्यूचुअली मिलके अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे काम करते हैं। बेसिकली इनका मोटिव होता है कि अपना भी भला करो और जो साथ वाला है उसका भी भला करो, साथ वाला जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है। तो क्या कह रही है कि जो भी इंसान कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है उसका एक पर्टिकुलर वेज पीरियड में 75% से ज़्यादा उसकी वेजेस में से डिडक्शन नहीं हो सकती, और कोई एनी अदर केस है उसकी 50% लिमिट दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 8, ये जो हमने सेक्शन 7(2)(a) ऊपर पढ़ा था फाइन्स, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। पहला आ रहा है कि भाई नो फाइन शैल बी डिडक्टेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ गया कि अ नोटिस स्पेसिफाइंग सच एक्ट्स एंड ओमिशन शैल बी एग्जिबिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ऑब्वियसली बात है कि पहले सरकार ने, तुम खुद सोचो, एक नोटिस निकाला था कि भाई कल से जिसने भी मास्क नहीं पहना उसको 2000 का चालान है, या सीधे ही सरकार तुम्हारे पास आ गई थी, हाँ भाई तुमने मास्क नहीं पहना चालान दो 2000 का, ठीक है। तुम बोलोगे तुमने तो नोटिस कुछ हमें बताया नहीं, तो अगर वो बोले नहीं यार टेलीपैथी हमने सोच लिया, तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये नॉनसेंस तो नहीं चलेगी ना। ऑब्वियसली उसे एक नोटिस लगाना पड़ेगा कि ये एक्ट और ओमिशन नहीं कर सकते। कहाँ पे? प्रीमाइसिस पे, जहाँ पे मतलब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस प्रीमाइसिस पे वो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कि भाई नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन। ये भी वही सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई ऑडियो अल्टरम पार्टम राइट टू बीइंग हर्ड, कि पहले तुम उसको बताओगे कि भाई ये एक्ट या ये पर्टिकुलर ओमिशन तूने करा है, ठीक है, इसकी वजह से तेरे पे इतने अमाउंट का फाइन लग रहा है, तुझे क्या अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो उसे बेसिकली तुम राइट टू बी हर्ड दोगे, ठीक है, उसके बिना तुम फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इन एनी वेज पीरियड, ठीक है, कि भाई जो एक पर्टिकुलर वेज पीरियड में टोटल अमाउंट ऑफ फाइन 3% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया कि भाई नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन जो कि 15 साल से कम की उम्र का है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी फाइन है वो उसे या तो इंस्टॉलमेंट में उससे रिकवर करोगे या एक्सपायरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। ये वाई वाज सच अ पीरियड वाज गिवन, ताकि जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो सके कि भाई मेरी आगे चल के मेरी वेजेस कटनी है, तो मैं अभी से थोड़ी थोड़ी करके सेविंग शुरू कर दूँ, या तो मुझसे इंस्टॉलमेंट में लोगे कि मतलब भाई एम्प्लॉय पे एक साथ इतना बर्डन ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड, मतलब जिस दिन तुमने कोई एक्ट या ओमिशन करा है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उस दिन से ऐसा माना जाएगा कि तुम पे फाइन लगा है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बात करता है? एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब ऑब्वियस ही बात है यार, तुम्हें घर बैठने के, वेले बैठने के तो कोई पैसे देगा नहीं, ऐसे काश इस जॉब होती यार, पर छोड़ो। है तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है तो जिसको अकॉर्डिंग टू हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पर उसको काम करने आना है वो वहाँ मौजूद नहीं है, फॉर द होल मतलब जैसे पूरे दिन की उसे छुट्टी मार लिया है, या एनी पार्ट ऑफ द पीरियड, मतलब कुछ होता है ना हाफ डे में चले गए, ठीक है, तो उसने जितने भी टाइम के लिए छुट्टी मारी है, जितने भी टाइम उसको जहाँ काम करना था वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो उसकी उस हिसाब से डिडक्शन होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ गया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि मतलब देखो लॉ बनाने वाले ने कमाल कर दिया। अब कुछ लोग होते हैं ना जो ओवर स्मार्ट होते हैं कि भाई देखो जहाँ पर हमने काम करना है हम वहाँ आए थे, लेकिन काम ना करके बस स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तो तुम हमारी वेजेस नहीं काट सकते। उन्होंने क्या बोला कि भाई जहाँ काम करना है वहाँ आए थे, बस काम नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हेलो इधर आ,
जहाँ पे काम करने को बुलाया है वहाँ काम ना करके तुम डिस्को विस्को जो मर्जी और करोगे ना, डिडक्शन होगी। जो काम करने के लिए बुलाया वही काम करने का, कुछ और करा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब बात नेक्स्ट आ गया सेक्शन 10 जो कि बात करता है डैमेज टू या लॉस ऑफ गुड्स। क्या कह रही है, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर गुड है जो कि मैंने तोड़ दिया है या घुमा दिया है तो उसकी मेरी वेजेस में से डिडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि भाई वो पर्टिकुलर गुड एक्सप्रेसली मुझे इंटरेस्ट कराना चाहिए, मतलब वो एक्सप्रेसली मेरी केयर में रखवाना चाहिए कि भाई ये वाला गुड है, इसका तूने ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरा, वो वाला गुड खराब होना चाहिए या गुमना चाहिए स्पेशली मेरी नेग्लिजेंस या मेरी डिफ़ॉल्ट से, ठीक है। मतलब कि मान लो जैसे मैंने वो गुड संभालना था लेकिन मैं कहीं उसको छोड़ा ही, भूला ही, तो वो गुम गया, तो अब इसमें मेरी गलती है। लेकिन मान लो गुड पड़ा था लेकिन फैक्ट्री में आग लग गई और साथ में गुड भी जल गया, तो अब तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, फैक्ट्री में आग लगी इसमें मेरी थोड़ी गलती है, ठीक है। तो स्पेशली मेरी ही गलती होनी चाहिए, मेरा ही नेग्लिजेंस या मेरा ही डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, जो भी तुम डिडक्शन कर रहे हो दैट अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज्ड या लॉस टू द एम्प्लॉयर। मतलब कि जो भी गुड का अमाउंट था जो कि डैमेज की वजह से जो जितना भी तुम्हें नुकसान हुआ है उतना ही तुम मेरी वेजेस में से डिडक्शन कर सकते हो और फालतू नहीं करोगे, ठीक है। और चौथी चीज़ वही ऑडियो अल्ट्रम पार्टम कि भाई शो कॉज दोगे कि जो मुझे तुम प्रॉपर बताओगे कि भाई ये वाला गुड तेरी केयर में रखवाया था, ये तेरी ही नेग्लिजेंस की वजह से ख़राब हुआ या गुम गया, इसीलिए तेरे पर इतना फ़ाइन लगाकर तेरी वेजेस में से इतना मतलब अमाउंट हम डिडक्ट कर रहे हैं। क्या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हाउस अकोमोडेशन या अदर एमिनिटीज़ या सर्विसेज जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पर डिडक्शन। अब पहले तो ये समझो कि बच्चों को इसमें डाउट आता क्यों है, क्योंकि जब हमने वेजेस की डेफिनेशन करी थी तो वहाँ पर वेजेस की डेफिनेशन में से हमने क्लियरली पढ़ा था कि हाउस अकोमोडेशन नहीं इंक्लूड कर सकते, और यहाँ पे हम उस चीज़ को डिडक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कई बच्चों को ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, ठीक है। अब रियलिटी में क्या है, इन दोनों पॉइंट का कोई लिंक नहीं है। कैसे, देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो तुमने कभी देखा होगा कि जैसे कई लोगों की गुड़गांव नोएडा में जॉब लगती है, तो अब कंपनी वाले ऑफ़र करते हैं, मान लो जैसे तुम्हारी 50,000 तनख्वाह है, ठीक है, तो कंपनी वाले ऑफ़र करते हैं कि क्या तुम्हें हमारी कैब सर्विसेज चाहिए। तो अगर तुम उस सर्विस को अवेल करते हो तो तुम्हारे जैसे 50,000 है तो 45,000, 5,000 कट के आते हैं तुम्हें, ठीक है। वो कैब सर्विसेज वो जो फेयर है वो कट जाता है, और मोस्टली लोग वो सर्विस अवेल कर लेते हैं क्योंकि खुद से आना जाना महंगा पड़ता है, ठीक है। तो यही ये चीज़ कह रहा है कि मान लो जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी ऑफ़र करती है कि भाई ये हमारा घर है, हम तुम्हें ये रहने की जगह प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। अगर तुम वो हाउस वाली सर्विस अवेल करते हो तो वो डिडक्शन तुम्हारी सैलरी में से बाकायदा होगा। अगर तुम बोलते नहीं मेरा अपना घर है वहाँ पे या कुछ भी और तुम्हें नहीं चाहिए वो घर उनका, तो तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी। यही ये चीज़ कह रहा है कि अगर तुम ये कोई हाउस अकोमोडेशन या ऐसी सर्विस अवेल करते हो जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है तो उसकी डिडक्शन हो सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि भाई जो वर्ड सर्विसेज है दैट डज नॉट एम्प्लॉय सप्लाई ऑफ टूल्स एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द जॉब। अब जैसे मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ तो वो लोग मुझे मार्कर, चौक, डस्टर ये सब चीज़ें बेसिक प्रोवाइड करेंगे ताकि मैं अपना जॉब जो है वो फुलफ़िल कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए वो जॉब फुलफ़िल करने के लिए, हाथ से तो नहीं लिख सकती ना, ठीक है। तो इसको तुम सर्विसेज में नहीं इंक्लूड कर सकते, इसको तुम सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करोगे, यानी इस चीज़ की तुम डिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिकवरी ऑफ एडवांसेस। सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम्हें एडवांस में सैलरी दी है, मतलब मैंने मान लो कि भाई एम्प्लॉयर के पास गई कि यार मेरे घर में शादी है तो मुझे अगले महीने की सैलरी एडवांस में दे दो, तो उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगले महीने मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने पहले एडवांस में मुझे दे दिया है, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आ गया कि भाई रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, ग्रांटेड, तो उसकी लोन्स वगैरह की रिकवरी में वो डिडक्शन कर सकता है, लेकिन वो लोन जो कि मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, ठीक है, वो जो पीछे हमने पढ़ा था वो था पर्सनल कैपेसिटी में लोन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उसको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या क्या, पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्क परफॉर्म बाय देम, कितनी उनको वेजेस पे करी गई है, रिडक्शंस कितनी कितनी करी गई है उनकी वेजेस में से,
और जो भी ऐसा रिकॉर्ड है 3 साल का मिनिमम टाइम पीरियड दिया है कि 3 साल तक वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब मान लो जैसे आज है अक्टूबर 2022, ठीक है, तो अक्टूबर 2025 तक उसके पास आज की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अप टू 3 साल तक उसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेक्शन 14 इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में पढ़ा था कि ये जो इंस्पेक्टर है ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि ये वाला जो इंस्पेक्टर है इसको पब्लिक सर्वेंट की तरह डीम करा जाएगा। नेक्स्ट की इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है कि एम्प्लॉयर ढंग से रूल्स ओबे कर रहे हैं या नहीं। मतलब वो ऐसे इंक्वायरी एम्प्लॉय से पूछताछ कर रहा है, कर सकता है कि भाई जैसे रिकॉर्ड में देखा कि भाई 1000 रुपये लिखे हैं कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 1000 रुपये मिले हैं, पूछताछ के बाद पता चला कि इसको तो 100 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये चीज़ वो इंक्वायरी एग्जामिनेशन ऐसे कर सकता है, ठीक है। जैसे उसको सही लगता है वो प्रेमाइसिस को सर्च कर सकता है, ठीक है। वो सुपरवाइज कर सकता है, देख रेख कर सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस सही से हो रही है नहीं। ही कैन सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर्स, जिसमें वो एम्प्लॉयर अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें वो सारे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, उसकी वो कॉपीज़ वगैरह मांग सकता है, उससे वो ले सकता है, ठीक है, या उसका ओरिजिनल भी ले सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फैसिलिटीज़ टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर, मतलब कि इंस्पेक्टर को तुम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे कि भाई ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़, वो आराम से आ सके अंदर, ठीक है। उसको इंस्पेक्शन सुपरविजन, उसको किसी चीज़ में अगर कुछ मदद चाहिए तो उसकी हेल्प कर दो, उसके काम में बाधा ना डालना, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ तुम उसको प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 15 यानी अथॉरिटी टू हियर क्लेम। अगर जो मतलब कि जो भी जो क्लेम्स अराइज होते हैं आउट ऑफ डिडक्शंस या डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो उसके क्लेम कौन सुनेगा। तो क्या कह रही है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट कर सकती है किसको, किसी भी कमिश्नर को फॉर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन, या किसी ऑफिसर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को जो कि रीजनल लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की नीचे से पोजीशन में नहीं होगा, और उस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, वही सेम चीज़, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि लेबर कोर्ट का भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया वो ऑफिसर जिसके पास एक्सपीरियंस हो सिविल कोर्ट का जज का, या फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, ठीक है। तो इनके क्या फंक्शन होंगे भाई, टू हियर एंड डिसाइड क्लेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई लिमिटेशन एक्ट का तो तुमने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी जैसे तुम्हारे साथ गलत डिडक्शन करी है, लेट पेमेंट, कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम्हारे पास एक लिमिटेशन पीरियड दे दे तुम्हें 12 मंथ्स का, ठीक है। यानी आज है अक्टूबर 2022, तो अगला अक्टूबर 2023, 12 महीने, ठीक है, 1 साल का तुम्हें लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि तब तक तुम ये क्लेम फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नहीं, मतलब इसके बाद तुम कर सकते हो लेकिन तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, कि तुमने ये क्लेम फाइल करने में इतना डिले क्यों हुआ है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पनसेशन के बारे में कि भाई जो ये जो डिले है उसकी वजह से तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये प्रूव कर देता है कि जो डिले था, मान लो जो पेमेंट ऑफ वेजेस में जो डिले था वो बोनाफाइड था, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई हुई थी, या कुछ भी ऐसा बोनाफाइड रीज़न था, तो अगर अथॉरिटी उस रीज़न से सेटिस्फाई होती है, ठीक है, कि इसी वजह से पेमेंट ऑफ वेजेस का डिले था, तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं अवॉर्ड करती वो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेलिशियस एप्लीकेशन, अगर कोई एम्प्लॉय मतलब झूठी एप्लीकेशन, मेलिशियस मतलब गंदी इंटेंशन, ठीक है, वो कोई गंदी इंटेंशन से वो कोई झूठी एप्लीकेशन फाइल करता है एम्प्लॉय, तो उसको भी पीनलाइज, उसको भी पनिशमेंट करी जा सकती है अप टू ₹375, 375 तक की। नेक्स्ट आ गया कि अथॉरिटी कोई जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगी, और जैसे कोई भी इंक्वायरी होगी उसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा, मतलब ये सारा जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 16 सिंगल एप्लीकेशन फॉर क्लेम्स, मतलब कि वही सेम चीज़ है जहाँ हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में पढ़ा था कि भाई एक ऑप्शन देती है कि भाई 10 अलग अलग केस सेम ही मैटर के लिए करने के बजाय, जैसे वो क्लास ऑफ सूट्स हमने वही मिनिमम वेजेस एक्ट वाला सेम चीज़ रिपीट है, ठीक है। तो ये 10 अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करने के बजाय एक एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है। उसमें बस पार्टी 10 लोग बन जाएंगे, केस एक ही होगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू।